इस ऑनलाइन कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के विषय में सीखेंगे। इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब ये भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है? कक्षा 8 में हमने सीखा था कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक तो संख्या स्वयं और एक, अर्थात ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हों, एक और संख्या स्वयं, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे इस दो के यदि आप गुणनखंड पता लगाएं तो दो के केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक तो एक है और एक संख्या स्वयं है, अतः दो एक अभाज्य संख्या है। 3 के भी केवल दो गुणनखंड हैं, 1 और 3। 5 के भी दो ही हैं, 1 और 5। लेकिन भाज्य संख्या वो है जो अभाज्य नहीं है, अर्थात एक और संख्या स्वयं के अतिरिक्त भी उसका कोई अन्य गुणनखंड अवश्य होता है। जैसे आप 4 के गुणनखंड देखें तो 4 का गुणनखंड हुआ 1, 4 का एक गुणनखंड 2 भी होता है, 2 4 को पूर्णतः विभाजित करता है, और 4 का स्वयं संख्या स्वयं गुणनखंड है 4। तो 4 के गुणनखंड हुए 1, 2 और 4, यानी एक और संख्या के अतिरिक्त एक अन्य गुणनखंड 2 भी है, अतः 4 एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार 6 के गुणनखंड 1, 2, 3 और 6, तो 6 भी एक भाज्य संख्या है। तो आइए एक भाज्य संख्या 120 को लेते हैं और इसे अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। तो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इसे 2 से विभाजित कीजिए, 60 आया भागफल। 2 से एक बार पुनः विभाजित कीजिए, 30 भागफल आया। 2 से फिर कीजिए, 15 आया। अब ये 15 2 से विभाजित नहीं है, तो दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 से इसको विभाजित कीजिए, 3 पंजे 15, अर्थात हम 120 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इसी प्रकार हम 150 को भी अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो आधारभूत प्रमेय के अनुसार कोई भी भाज्य संख्या लीजिए, आप उसको अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो अब आपने सीखा कि भाज्य संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं क्या हैं। अब हम इसका प्रयोग और उस पर आधारित जो प्रश्न हैं उसको कुछ हल करने का प्रयास करेंगे। एक प्रश्न जो प्रश्न संख्या 6 है, प्रश्नावली 1.2 में, जहां आपको ये सिद्ध करना है कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 आपको सिद्ध करना है कि ये जो संख्या है ये एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस संख्या में हमको ये जो पूरा डाटा हमको दिया गया है, इसमें 2 पद हैं, एक तो ये पद है और एक दूसरा पद ये है। इन दोनों ही पदों में 13 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, हम 13 को एक उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में बाहर लिख सकते हैं। बाकी हमारा बचा 7 गुणा 11 प्लस 13 एकम 13। इसको हम लिख सकते हैं 13 11 सत्ते 77 प्लस 1, इसको लिखा जा सकता है 13 गुणा 77 और 1 आपके हो गए 78। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो संख्या है इसके 2 गुणनखंड आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। एक गुणनखंड हो गया आपका 13, ये आप देख रहे हैं, और दूसरा गुणनखंड भी आपको दिखाई दे रहा है 78। तो यहाँ पर इस संख्या के हमको 2 स्पष्ट गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं, 13 और 78। तो हम ये कह सकते हैं कि 13 और 78, क्योंकि इसके 2 गुणनखंड हैं, इसीलिए ये संख्या निश्चित रूप से एक भाज्य संख्या है। तो इस आधार पर हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी संख्या अभाज्य है। इसी प्रकार यदि हम एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दें तो हम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य भी ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं आपकी 2 संख्या जो मैंने पहले भी ली थी
120 और 150 को लेता हूँ। 120 के जो मैंने अभाज्य गुणनखंड के रूप में जब मैंने इसको व्यक्त किया तो मैंने देखा था कि 120 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इसी प्रकार जब हमने 150 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया तो हमारे जो गुणनखंड आए वो आते हैं अभाज्य संख्याओं के 2, 3, 5 और 5। तो मैंने 2 के नीचे 2 लिखा, 3 के नीचे 3 लिखा, 5 के नीचे 5 लिखा और एक और अतिरिक्त 5 है तो मैंने उसको अलग लिख दिया है। तो यहाँ मैंने 120 और 150 को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। यदि आपको इनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना हो, महत्तम समापवर्तक, तो आप देखिएगा कि इन दोनों ही संख्याओं में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कौन सा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 दोनों में है गुणनखंड, 3 भी दोनों में है, ये 5 भी हमको दोनों में दिखाई देता है। तो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हो गया 2 गुणा 3 गुणा 5 अर्थात 3 दूनी 6 पंजे 30। और यदि आपको इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना हो तो आप इस कॉलम में से लीजिए 2 को, प्रत्येक कॉलम में से एक संख्या ले लीजिएगा। एक और कॉलम बना हमारा 2, एक और कॉलम बना हमारा 2, एक कॉलम बना हमारा 3, एक कॉलम इसमें से लिया 5 और इस कॉलम में से भी हमने ले लिया 5। प्रत्येक कॉलम में से एक एक संख्या उठाई तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 पंजे 120 और 120 पंजे 600। तो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त हुआ 600। इस प्रकार हम किन्हीं भी 2 अथवा 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त अभाज्य गुणनखंड के रूप में संख्याओं को व्यक्त करके प्राप्त कर सकते हैं। एक और उदाहरण के माध्यम से मैं इसे स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए हमने 3 संख्याएं ली, 12, 15 और 18। यदि हम 12 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें तो 2 दूनी 4 तिया 12। यदि हम 15 को करें तो 3 पंजे 15, 3 के नीचे 3 और 5 मैंने अलग लिख दिया है। 18 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 2 तिया 6 और 6 तिया 18। तो हमको 3 एक अलग आ रहा है तो हमने इसको अलग लिख लिया, यानी 2 गुणा 3 गुणा 3 18। देखिएगा यहाँ पर यदि आपको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है तो आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया महत्तम समापवर्तक उभयनिष्ठ। देखिएगा ये यहाँ इस कॉलम में यहाँ 15 का एक गुणनखंड 2 नहीं है, ये कॉलम भी सभी में नहीं है। यहाँ ये है 3, 12 का भी गुणनखंड है, 15 का भी है और 18 का भी है। तो ये आया 3। इस कॉलम में भी कोई उभयनिष्ठ नहीं है, यहाँ भी कोई उभयनिष्ठ नहीं है। तो उभयनिष्ठ केवल और केवल 3 है, तो महत्तम समापवर्तक 3 हुआ। और यदि आप लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना चाहते हैं तो मैंने बताया था आपको कि प्रत्येक कॉलम में से आप एक एक संख्या ले लेंगे। यहाँ से लिया हमने 2, यहाँ से लिया 2, यहाँ से 3, यहाँ से 5, यहाँ से 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 तिया 180, लघुत्तम समापवर्त हुआ 180। तो इस प्रकार हम किसी भी भाज्य संख्या को, यदि हमें 2 अथवा 2 से अधिक भाज्य संख्याएं दी गई हैं तो उन्हें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करके उनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर सकते हैं। मैं कुछ होमवर्क इस पर आधारित आपको अभी भेजूंगा। आशा है आपको कोई समस्या नहीं होगी। यदि कोई समस्या है तो आप मुझे मेरे फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।